सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके क्लास 10th के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के पीवाईक्यू सॉल्यूशन। अगर आपने पीवाईक्यूज उठा के भी देखे होंगे ना, या पिछले साल के पेपर्स देख लो, 2023, 24, 25, बस 3 साल के भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में से आपको कितने सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब भरे रहते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर में से। ज्यादातर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और इस चैप्टर को तो आप अगर हो सके ना तो अपनी बुक को लाइन बाय लाइन रीड कर लो, क्योंकि इसमें से कहां से क्वेश्चन आएगा आपको भी नहीं पता। और मैंने जो वन शॉट लेक्चर बनाया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, वो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प भी मिलेगी। लेकिन उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे क्वेश्चंस करवा पाऊं। तो आज मैं वो सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। इसमें हम सारी चीजें बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? दूसरी चीज, इस चैप्टर को हमें बहुत ही ज्यादा, एक कहते हैं ना कि फोकस के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें से आपको मैक्स टू मैक्स मैं बता दूं 10 नंबर तो देखने को मिलेंगे मिनिमम। 8 या 9, 8 से 10 नंबर का मान के चलो ये चैप्टर आता है। तो अब आप समझ ही सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस एक चैप्टर को करके आपके 8-10 नंबर पक्के हो जाते हैं। और एक जो पिछला चैप्टर था आपका मेटल नॉन मेटल, वो भी लगभग काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी 8-9 नंबर का आ जाता है। तो ये दो चैप्टर से ही आपके 15 से मिनिमम 15, मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अगर मैं मिलाऊं तो मिनिमम 15 और मैक्स टू मैक्स 20 नंबर आ सकते हैं। तो 15 से 20 नंबर का आपका जुगाड़ हो जाएगा, ये आप मान के चलो, है ना? तो आपको क्या करना है, इन दोनों चैप्टर को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी चैप्टर्स भी पढ़ने हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप एसिड बेस एंड सॉल्ट छोड़ के आओगे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन छोड़ दोगे, नहीं, वो नहीं करना। लेकिन इन चैप्टर्स को आपको बहुत ही होता है ना एकदम बिल्कुल फोकस के साथ और बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना होगा, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में से आपको कहां से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये आपको भी नहीं पता। ठीक है? तो मैं जो बता रहा हूं इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है और करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। क्लास 10th के सिलेबस में जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से ये एक है। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। दिक्कत क्या होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कंफ्यूजन को मिटाने के लिए ही मैं पीवाईक्यू सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। अब इस पीवाईक्यू सॉल्यूशंस को जैसे ही आप देखोगे, साथ के साथ आप क्वेश्चन को देखो, आप देख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आपका ध्यान इधर उधर है, देख रहे हो तो कुछ तो समझ आएगा। तो उससे भी बेटर चीज मैं बता देता हूँ, चलो आप पेन कॉपी निकालो। ठीक है? पेन और कॉपी बस साथ में हाथ में लेकर बैठो, जो मैं बता रहा हूँ बस वो लिखते चलो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे हैं, उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं हो रहे हैं तो आप सॉल्यूशन देख लो। तो इससे बढ़िया तो प्रैक्टिस की कोई टेक्निक भी नहीं हो सकती। इससे बढ़िया क्या टेक्निक होगी यार, आप 1 घंटे में पीवाई के सॉल्यूशंस भी कर रहे हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, और इससे आपका चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो गया। आपको पता ही नहीं चला कब आपका चैप्टर खुद ब खुद रिवाइज हो गया। कैसे हुआ? आपने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन सॉल्व किए। आप तो एक वीडियो देख रहे थे, है ना? आप तो सिर्फ एक वीडियो देख रहे थे और 1 घंटे में आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। और वन शॉट रिवीजन देख सकते हो, जिसकी थ्योरी भी कंप्लीट ना हो, जिसको थ्योरी भी समझनी हो, वो वन शॉट रिवीजन सीरीज देख सकता है। ठीक है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का अपने चैनल पे है। और बाकी चैप्टर्स का भी देख सकता है, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का वन शॉट रिवीजन सीरीज हमारी रहती है, उसको आप देख लो। कुछ कुछ हमारे वन शॉट में रहते हैं, कुछ कुछ 2 पार्ट में भी हमने डिवाइड कर रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बट उसमें भी आपका मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से 3 घंटे से ज्यादा कोई भी लेक्चर नहीं लगेगा। ठीक है? तो 2-3 घंटे में आपके सारे के सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है? तो देखो हम एक एक करके सारे पीवाईक्यूज करेंगे। हम एमसीक्यूज भी ले रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिए हैं इसमें, और लॉन्ग आंसर टाइप भी लिए हैं। ठीक है? लेकिन मिक्स्ड है। आपको ये नहीं देखना कि
मैं एमसीक्यूज देखूं, शॉर्ट आंसर टाइप देखूं, यहाँ तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चंस पे होगा। हाँ, वो जो पैटर्न है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सैंपल पेपर। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि 3 घंटे हमें एग्जाम में बैठना है तो कैसे कैसे करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज है। ठीक है ना, तो आगे मैं बढ़ूं। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, इसको सॉल्व करो। आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है, अ स्टूडेंट टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड pours 4-5 drops of acetic acid over it. He observes, मतलब अब ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से। जो चीज मैंने हेडलाइन की है ना उस पर ध्यान रखो, और एक इसको हेडलाइन कर लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर। तो हुआ क्या, देखो एक स्टूडेंट है, सपोज करो मैं हूं, मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब सबको पता ही है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने थोड़ा सा पाउडर डाला, और वो पाउडर कौन सा था, वो पाउडर था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैंने उसके अंदर हल्का सा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 डाल दिया, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले से मैंने पाउडर डाल रखा है, उसके अंदर मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए 4-5 ड्रॉप डाल दी एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड आपको पता ही है क्या होता है, CH3COOH। रुको मैं लिख देता हूं, जिसको नहीं पता उसके लिए भी लिख देता हूं। देखो एसिटिक एसिड हो गया आपका CH3COOH, और ये मिलाया किसमें है, मैंने मिलाया किसमें है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, यानी कि NaHCO3। ठीक है, यहां तक समझ आया, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एसिटिक एसिड मिला है किसमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। अब इसकी रिएक्शन होगी, क्योंकि मैंने टेस्ट ट्यूब में इसको डाल दिया, तो क्या होगा, पाउडर के ऊपर जैसे ही मैंने 4-5 ड्रॉप डाली तो ये रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट करेंगे, ये दोनों मेरे हो गए रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बनेगा लेकिन, देखो सिंपल सी रिएक्शन है, इसके पास CH3COOH है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लो और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन लो, हटा दो, क्या बना, CH3COONA, यानी सोडियम एसीटेट। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, H2O। ये याद रखने वाली रिएक्शन है, और लास्ट में बन जाएगा CO2। एक बार चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। CH3COOH प्लस NaHCO3 क्या बना, सोडियम एसीटेट, यानी CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये रिएक्शन समझ आई। इस टाइप की रिएक्शंस आपने देख रखी होगी, एसिटिक एसिड के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन में आपने ये चीज देखी ही होगी, ठीक है। या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में आपने पढ़ा होगा तो भी आपने देखी होगी, बेकिंग सोडा के बारे में, है ना। अब देखो इसमें रिएक्शन में मुझे प्रोडक्ट में मिल रहा है सोडियम एसीटेट, वाटर, वाटर को तो खैर छोड़ ही दो, उसके अलावा CO2 मिल रहा है। मेन जो चीज है, जो हाईलाइट करने वाली चीज है, वो है मेरे पास CO2। क्या है, CO2। अब CO2 जो गैस होती है, हमें पता है वो कलरलेस एंड ओडरलेस गैस होती है, ठीक है, कलरलेस एंड ओडरलेस है। लेकिन जब CO2 बनता है ना, तो वो बबल्स की तरह फॉर्म करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर भी है ना, क्योंकि वाटर भी है इसमें। जैसे ही पाउडर में लिक्विड डाला था, तो लिक्विड की वजह से ही तो हमें हल्का सा वाटर मिला, और वाटर में वो जो गैस निकलती है वो बबल की फॉर्म में निकलती है ना। और इसीलिए इसमें हमें क्या देखने को मिले, इसमें हमें क्या देखने को मिला, बबल्स ऑफ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। अब ये जो बबल हमें देखने को मिले किसी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस के, वो था CO2, क्योंकि पानी में मिला H2O, तो इसीलिए हमें बबल्स टाइप में वो देखने को मिला हल्का सा। तो इसको आप इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे क्या है ऐसे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, देखो उतना ज्यादा इमेजिन कर पाना डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के आज की इस वीडियो में डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही रखे हैं। मैंने कहा मैं इजी क्वेश्चंस क्यों करवाऊं, इजी क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, मैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रखूंगा ना, जो बच्चों से ना हो सके तभी तो वो सीखेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन में देख लिया आपने,
आगे और भी आपको इससे बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर जी क्या करें इसमें, असर्शन रीजन में कुछ समझ नहीं आता है, छोड़ के आते हैं कुछ बच्चे असर्शन रीजन वाले, कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं। तो देखो असर्शन रीजन में मैं दो बातें आपको बता दूं, एक होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजन। असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन उस स्टेटमेंट का या तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ये हमेशा याद रखो। असर्शन की स्टेटमेंट को पढ़ो, उसके बाद रीजन को पढ़ो, क्या वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले तो यही पढ़ लो कि रीजन सही है या नहीं, अगर मान लो रीजन ही गलत है तो बात ही खत्म हो गई, सीधा लिख दो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। और अगर असर्शन फॉल्स है तो फिर हमें रीजन में उसकी एक्सप्लेनेशन चेक ही नहीं करनी, फिर तो हमें क्या देखना है, असर्शन फॉल्स हो गया तो 100% रीजन ट्रू होगा। ये मैं आपको एक टेक्निक भी बता रहा हूं, आप दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर दोनों में से जो भी स्टेटमेंट गलत है तो आपका एक सही होगा एक गलत होगा। लेकिन दिक्कत कहां आती है, जब दोनों सही हो, यानी असर्शन की स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हमें क्या पढ़ना है, दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, असर्शन में कहा है इन अ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल द फॉर्मूला फॉर द सेकंड मेंबर इज C2H5OH एंड द थर्ड मेंबर इज C3H7OH। अब देखो, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात यहां पर क्या है पता है, कि हमें ये पता चल चुका है कि सेकंड मेंबर क्या है, C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है, और थर्ड मेंबर क्या है, C3H7OH है। ये बिल्कुल सही बात है, हमने हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है ना, C1 के लिए ईथ, वो मीथ, C2 के लिए ईथ, C3 के लिए प्रॉप। तो वो जो C1 C2 C3 था वो क्या है, वो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर ऐसे ही लेके चलते हैं ना हम वर्ड रूट के हिसाब से। तो सेकंड मेंबर में C2H5OH ही बनेगा, यहाँ कार्बन से देख लो ना, सेकंड मतलब 2 तो यहाँ C2, थर्ड मतलब C3। अगर ये बोलता थर्ड में C4H9OH तो गलत हो जाता है ना, तो गलत हो जाता, सिंपल सी बात है ना। जैसे अगर फर्स्ट बोलता कोई मुझसे तो मेरे को पता था कि मिथाइल अल्कोहल यानी कि CH3OH, इथाइल अल्कोहल में क्या हो जाएगा, एक CH2 बढ़ जाएगा। ठीक है, CH2 प्लस करते जाओ यहाँ पे, अब इसमें थर्ड वाले में फिर से CH2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, C3H7OH। ठीक है, बस CH2 प्लस करते जाओ, बनता जाएगा C4H9OH, C5H11OH, तो ऐसे बनता जाएगा। तो इससे हमें ये चीज आइडिया लग गई, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन सही है। अब रीजन चेक करो, तो रीजन में बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज 144। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये जो हमें ऊपर दो मतलब कंपाउंड दिख रहे हैं ना, C2H5OH C3H7OH, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा किसका, मोलिकुलर मास का, वो 144 आएगा। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का मोलिकुलर मास निकालना है। सबसे पहले किसका निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे C2H5OH का। ठीक है, देखो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है मोलर मास, मोलर मास कह लो एटॉमिक मास कह लो, ये तो मैंने याद करवाया ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। तो यहां पर देखो दो कार्बन है तो कितना लिखेंगे, 2 × 12। ठीक है, प्लस यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 5 और 1 6, तो यहां लिखेंगे 6 × 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, पूरी दुनिया को पता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, सब बच्चों को मालूम है, 16 × 1। जल्दी बताओ सही है या नहीं, अरे 100% सही है ना। कार्बन का 12 था, दो कार्बन थे, 2 × 12 कर दिया। हाइड्रोजन 6 थे तो 6 × 1 कर दिया। ऑक्सीजन का एक ही एटम था और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, ये हो गया 24, ये हो गया 30 और ये हो गया 16 46। अरे मैथमेटिक्स तो आती है ना तुमको, 24 + 6 30, 30 + 16 46। अब मैथमेटिक्स तो सिखाने नहीं बैठा हूं मैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले का देखो, C3H7OH का, अब थोड़ा सा जल्दी करूंगा मैं। कार्बन का कितना होता है पता ही है, 3 × 12, यहाँ पे 3 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है तो 8 × 1। ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है तो 16 × 1। टोटल सॉल्व करने पर कितना आ गया, 48 + 8 56 + 16 कितना हो गया,
ये हो गया मेरा 36, 36 प्लस 8 प्लस 16 कितना हो गया सॉल्व करके? अरे जल्दी से सॉल्व कर दो ना इसको। कितना हो गया? 44 और 16 60। जल्दी से देख के बताओ ये सही है? अब इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं, इसका मोलर मास मान लेते हैं m1, इसका मोलर मास मान लेते हैं m2। अब मैं m2 माइनस m1 करके देखूंगा तो ये आएगा 60 माइनस 46 यानी 14। और ऐसे भी पता चल रहा है ना, इसका मोलिकुलर मास आ रहा है 14, तो 46, इसका आ रहा है 60। दोनों के बीच में 14 का ही तो डिफरेंस है, 14 का ही डिफरेंस है ना दोनों में। ये तो वैसे भी पता चल रहा है 60 माइनस 46 14। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 14 है तो इसका मतलब मेरा रीजन तो गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये तो 144 बता रहा है और आ कितना रहा है 14। अगर यहाँ पे 14 लिखा होता तो मेरा रीजन सही होता, तो मेरा रीजन सही होता, सही बात है ना। तो यानी रीजन ही फॉल्स हो गया, तो अब मुझे असर्शन सही मानना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन ट्रू नहीं है, रीजन मेरा फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे नहीं, आर तो गलत है। यहाँ पर भी देखो बोथ ए एंड आर, ये जितने भी बोथ वाले हैं गलत हो गए। अब यहाँ देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है। असर्शन सही है बट आर यानी रीजन गलत है, फॉल्स है। तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। जल्दी से देख के बताओ ये चीज समझ आई कि नहीं। मुझे लगता है हर एक बच्चे को ये वाली चीज समझ आ गई होगी, गारंटेड। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, करना ही क्या था यार, इजी तो था। ठीक है, चेक करो जल्दी से। हाँ मैं हट जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। कौन सा लें? ब्लू ले लें? चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर हमें 3 रिएक्शन दिए हैं। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस लिखने के लिए क्वेश्चन 100% आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप चेक कर लेना आपके एग्जाम में रिएक्शन लिखने का, चाहे हो सकता है इस चैप्टर से ना हो, वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन से आ जाए, या फिर वो मेटल नॉन मेटल से, एसिड बेस वाली जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वहां से आ जाए। लेकिन रिएक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, ये मान के चलो। रिएक्शंस के क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, क्या रिएक्टेंट लेंगे, क्या रिएजेंट होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, यही पूरी केमिस्ट्री है। जैसे मैथ्स में आपके क्वेश्चंस है, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स है, वैसी केमिस्ट्री में रिएक्शन है। रिएक्शन सॉल्व करते करते ही केमिस्ट्री आप सीख पाओगे। और मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपने ये सीख लिया ना किसको कहाँ पर सेट करना है, मतलब कौन सा रिएक्टेंट किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप 10-12 चीजें याद करके चलोगे ना, वैलेंसी फैक्टर आपको ठीक से आता है करना, तो आप बहुत आराम से रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है, मतलब बेसिक चीजें पता है ना अगर आपको, तो आप रिएक्शंस बैलेंस बहुत आराम से कर सकते हो। अब ये जो बेसिक चीज है ये आपको सीखने को मिलेगी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले पार्ट में। तो जो मैंने एक वन शॉट लेक्चर, सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने पूरा 2 घंटे में वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म करवा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो यार वो जरूर देख लो, वो क्योंकि बेसिक है, वो बेस है आपका केमिस्ट्री का। जिसका वो बेस क्लियर है ना, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी रिएक्शन करना फिर डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहली रिएक्शन देखो, बस रिएक्शन ही बतानी है ना इसमें तो। हाँ, अब देखो इसमें करना क्या है। CH3CO, C2H5 प्लस NaOH। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, इसमें से ये वाला पार्ट जो है ये अलग रखो, ये वाला पार्ट अलग रखो, और इसको हम जोड़ देंगे Na से। किससे? Na से, यानी सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट। अभी रुको, मैं इसकी याद करने की भी ट्रिक बता दूंगा आपको। और बाकी का जो पार्ट बचा है मेरा, क्या बचा है, C2H5, इसको OH से जोड़ दो, तो ये बन गया C2H5OH। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये रिएक्शन याद नहीं हो रही, कुछ ट्रिक बता दो।
कोई तो ट्रिक बताओ जिससे कि ये रिएक्शन हो जाए। मैंने कहा यार सबर करो, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो देखो ट्रिक पता है क्या है इसमें, इसको मिटाओ। हाँ, NaOH को उल्टा करके लिख दो, OH Na। ऐसे लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, मतलब उसमें क्या है, याद करने के लिए तो लिख ही सकते हैं। तो देखो ये हो गया NaOH OH Na, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। अब इसमें से मैंने कहा ना इसको दो पार्ट में बांट लो, CH3CO अलग, C2H5 अलग। अब देखो इसको तो ले लो साथ, इसको ले लिया मैंने साथ में। दूसरे कलर से दिखा देता हूँ और अच्छा दिखेगा, ठीक है, ये हो गया अलग। तो यहाँ पर क्या बन गया, C2H5OH, ये वाला पार्ट। अब बाकी बचा कितना मेरे पास, CH3CO बचा। CH3CO को ऐड कर देंगे किससे, Na से। तो ये वाली रिएक्शन कुछ इस टाइप से हुई कि CH3COO जुड़ गया Na पॉजिटिव से, यहाँ से ये हटा OH निगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ से ये हटा CH3CO निगेटिव एसीटेट आयन। तो आपस में ये दोनों मिल गए और क्या बना लिया, CH3COONA। तो ये याद करने का तरीका है, ये एक याद करने का तरीका हो गया। एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, ये तो मैं आपको रफली याद करने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में कैसे लिखना है, जो पहले करवाई थी, जिस तरह से मैंने पहले बताई थी वैसे ही आपको लिखना है। सेकंड देखो, सेकंड रिएक्शन में क्या कहा गया है, CH3COOH प्लस NaOH, CH3COOH प्लस NaOH। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं तो कहता हूं आप 1 मिनट लो और इसको सॉल्व करो, मैं करवाऊं उससे पहले ही, और मुझे पता है आप कर दोगे, 100% कर दोगे। देख लो मेरा विश्वास नहीं टूटना चाहिए, मैं इतना विश्वास करके बोल रहा हूँ तो आपको करना तो पड़ेगा, और कर लो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया है। देखो सिंपल सी बात है, यही प्रोडक्ट बनेगा, एक तो मैं बता दूं हिंट, एक प्रोडक्ट तो यही है जो यहाँ पर है, यानी कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3COONA, सोडियम एसीटेट, प्लस बचा कितना, बचा कितना, यानी Na आ गया, H बाहर होके H यहाँ OH के पास गया, यानी क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इस रिएक्शन को भी याद करने का तरीका वही है, इसको OH Na लिखो, OH और H अलग हो जाएंगे, यानी कि ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, देखो इस तरह से, ठीक है ना। OH प्लस H कितना हो गया, H2O, और ये कितना बना, CH3CONA, ठीक है। बताओ याद हो गया कि नहीं। ये उनके लिए जिनको याद रखने में दिक्कत है, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म उतना ज्यादा वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, तो याद करने के लिए आप डायरेक्ट याद नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिखना पेपर में ऐसे ही, लिखना ऐसे ही, और वो ऊपर वाली भी NaOH करके ही लिखनी है आपको, ठीक है ना। वरना हो सकता है मार्क्स मिले ना मिले, वैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप रिस्क क्यों ले रहे हो अपने एग्जाम के लिए। थर्ड वाली रिएक्शन देखो, C2H5OH प्लस CH3COOH, यहाँ पर देखो क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया वो, ठीक है। देखो यहाँ पर भी एक ही चीज बन रही है, C2H5O और CH3COO को अलग रखो, बाकी का बाहर निकाल दो, बाकी का पार्ट बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ एस्टर बन जाएगा, यानी CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन तो आपने याद भी कर रखी होगी वैसे, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। और ये लिया हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के रिस्पेक्ट में है, यानी कि यहाँ पर लिख लो कंसंट्रेटेड H2SO4। और देखो जनरली कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या है, कि पानी बाहर निकालना है, मतलब क्या है, पानी बाहर निकालना है। तो एक बाय प्रोडक्ट मुझे पता था कि क्या होगा, वाटर ही होगा, तो वाटर बाहर निकाल के जो भी पार्ट बचा वो जोड़ के लिख दिया मैंने, बस। इसको याद करने का तरीका यही था कि कंसंट्रेटेड H2SO4, एसिड ले लिया मैंने कंसंट्रेटेड फॉर्म में, तो मेरा वाटर बाहर निकलेगा, और जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा वैसे ही मेरे को ये वाला कंपाउंड एज इट इज लिख देना है, बस हो गया कंप्लीट। बताओ आया कि नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड unsaturated carbon compounds on the basis of their general formula। अब देखो मजा ही आ गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बताए थे मैंने। हाइड्रोकार्बन मैंने आपको दो तरह के बताए थे, कौन कौन से? पहली बात तो हाइड्रोकार्बन होते कितने हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। और हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, है ना? जैसे मीथेन, इथेन, सब कुछ। अब ये होते हैं आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर लिखो अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में अब इनको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट में। ये मेरे होते हैं जनरली सिंगल बॉन्ड वाले। कौन से? सिंगल बॉन्ड वाले। थ्योरी मैं लिखवाऊंगा नहीं, थ्योरी आपको पता है, थ्योरी सब लिख लेते हैं, है ना? थ्योरी तो सब लिख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जनरल फॉर्मूला से करना है ना इसको। हाँ, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, बेसिकली एल्केन्स होते हैं ना, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2। ठीक है, और वहीं अनसैचुरेटेड मल्टीपल बॉन्ड वाले यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसमें जनरल फॉर्मूला आपको दो देखने को मिलेंगे। जो डबल फॉर्म वाले हैं, जो डबल बॉन्ड वाले हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए होगा CnH2n। और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं उनके लिए होगा Cn2n-2। इसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलेंगे? एल्कीन। और इसको बोलेंगे एल्काइन। ठीक है, देखो जल्दी से। और इस यहां पर इसको बोलते हैं हम एल्केन। ये देख लो जल्दी से। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, समझ में आ रहा है ना? बस, अगर आपने इतना समझ लिया तो आगे का काम हो गया। बाकी लिखने का पार्ट तो आप लिख ही सकते हो। बेसिकली मुझे इसे डिफरेंशिएट करना था ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल फॉर्मूला। तो मैंने जनरल फॉर्मूला ही लिखा है। बाकी आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। ठीक है, थ्योरी लिखने में बच्चा गलती नहीं करता है। जो मैंने देखा है, थ्योरी लिखने में बच्चा गलती नहीं ही करता है, 100% नहीं करेगा। उससे गलती होगी ही किसमें? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में वो गलती कर देता है ना? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं सारे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला ट्राई करके देखें, सही दिख रहा है अगर। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीथेन? ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन दिस कंपाउंड, व्हाई आर सच कंपाउंड्स। और ये तीन पार्ट भी दिए हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मोल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन। मजेदार क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आने लायक क्वेश्चन है ये। समझ रहे हो कितनी चीजें पूछ ली? पहले पूछा व्हाट इज मीथेन, सेकंड चीज पूछी इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, उसके बाद पूछा कि कौन से टाइप के कंपाउंड होते हैं। तीन सवाल तो यहाँ हो गए और दो सवाल ये हो गए, तो पांच चीजें पूछ ली इसमें। समझ पा रहे हो? यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही है ना, यहाँ से यहाँ तक ही 3 नंबर का हो गया। फिर ये वाले दो पार्ट हमारे 2 नंबर के हो गए, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपीट होगा, क्योंकि ये PYQ है। ऑब्वियसली ये रिपीट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, हो सकता है मीथेन की जगह इथेन आ जाए, प्रोपेन आ जाए, लेकिन पता तो आपको चल जाएगा कंपाउंड तो ये हो या वो हो, एक ही टाइप के। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हल्का सा ही होगा, थोड़ा सा ही बदलाव होगा। और मीथेन, इथेन ये सब एल्केन है, ये आपको पता ही है। ये तो पता है ना, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना पता हो। तो सबसे पहले पहली चीज इसमें पूछी है व्हाट इज मीथेन। अब मीथेन क्या है? मीथेन एक एल्केन है ना? मीथेन क्या है? एक एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना? और कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन की श्रेणी में आता है। और फर्स्ट मेंबर है,
फर्स्ट मेंबर है एल्केन का, ये भी आपको पता है, C1CH4। इसका फॉर्मूला क्या होता है मीथेन का? फॉर्मूला जरूर लिखना मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये तो थियोरेटिकल हो गया, तो एक लाइन में 2 लाइन में आप डिफाइन कर दोगे। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले इसकी स्ट्रक्चर बताओ क्या होती है। स्ट्रक्चर ऐसी होती है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन इससे अटैच कर दो। ठीक है, हो गया। अब क्या करूं, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहां लिया मैंने कार्बन, यहां मेरा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब मैं आपको आसान टेक्निक बता रहा हूँ ये बनाने का। पहले तो देखो, कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे। ये बनाना अगर आप सीख गए ना, ये आपको पता है ना 4 बॉन्ड बना रहा है, ये बनाना सीख गए तो ये भी हो जाएगा। अब देखो, मुझे थोड़ी सी अलग अलग कलर की मदद लेनी होगी। पहले ब्लू भाई साहब, ब्लू से मैंने बना दिया हाइड्रोजन के। ठीक है ना, विजिबल है ना, हल्के हल्के। फिर मैं बनाऊंगा दूसरे कलर से। आप एग्जाम में क्रॉस कर लो, एक की बिंदी से दिखा दो, ऐसे भी आप दिखा सकते हो। नहीं तो क्या कर सकते हो, अलग अलग पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक ब्लू। ठीक है, वैसे आप क्रॉस वाला कर लो, ज्यादा बेटर है, क्यों ही मेहनत करनी अलग अलग करने की। ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया, है ना। अब देखो होगा क्या, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड तो ये बनाते नहीं है, आयनिक बॉन्ड इसमें बनता नहीं है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनता है, कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ये तो सबको ही पता है। और कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है। और मैंने पहले ही बताया है कि कार्बन टेट्रावेलेंसी दिखाता है, यानी इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ना ही ये दे सकता है, और ना ही 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। देखो इतना बढ़िया आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, जितना अच्छा मैं आपको समझा रहा हूं ना। आप यकीन मान के चलो, आपको 100% फायदा होगा इससे, इसको देखने से। और मैं बता रहा हूं, आने वाले टाइम में आप याद करोगे कि सर ने कुछ करवाया था। अब जो मैं आपको ये स्ट्रक्चर सिखा दूंगा ना, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। देखो करना कैसे है। यहाँ पर ये हो गया एक कार्बन का, यहाँ पर एक हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। दोनों ने आपसी सहमति से क्या किया, या फिर इसको भी छोड़ो, कार्बन इससे बना रहा है, ठीक है, कार्बन इससे भी बना रहा है, और कार्बन इससे भी बना रहा है, और कार्बन इससे भी बना रहा है। तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कार्बन चारों तरफ से क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। चारों तरफ से क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। यानी चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की ट्राई कर रहा है। क्या कर रहा है, चारों तरफ से बॉन्ड बनाने की ट्राई कर रहा है। तो 4 तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देगा, 0 पे आ जाएगा, वो तो कुछ बचा ही नहीं। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा। और कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, एक हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, नहीं दे पाएगा। लेकिन 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और वो 2,8 पे पहुंच जाएगा, यानी नियॉन कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। ठीक है ना। नियॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ आ रही तो ऐसे याद रखो, यहाँ 2,4 है ना, यहाँ 2,8 बनाना है। और हाइड्रोजन के पास, वो उसको पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 पे आना है। उसको फर्स्ट शेल कंप्लीट करनी है, वैलेंस शेल में एक और ऐड करना है। तो उसके पास क्या तरीका है, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन कार्बन को खुद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसने क्या किया, 4 हाइड्रोजन को निकाला, और कहा कार्बन ने कि एक एक इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो इनका शेयरिंग पे काम चल रहा है। और इसी को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड पूछा है ना, कौन से टाइप का है, तो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब मैंने यहां तक तो कर दिया पूरा, यहां तक तो मेरा पूरा हो गया। अब अगले जो 2 पार्ट है वो देखते हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट में पूछा है वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये क्या है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। सो लिख दो सिंपली, कोवलेंट कंपाउंड्स
डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसका रीजन भी पूछे, वैसे तो इसका रीजन नहीं पूछेगा, वन लाइन में है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे ना कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया कि कोवेलेंट कंपाउंड है, ये तो सिद्ध हो गया कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, इसको अच्छे से लिखे, एक तो जगह का भी दिक्कत आ रही है ना। ठीक है। जगह कम है इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। सेकंड देखो, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो अपने जो आयंस है उसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे NaCl है, वो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाता है, और वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड तो आयंस में टूटते ही नहीं है। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, आयंस में नहीं टूटते हैं, आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। आयंस में क्या नहीं होते, ब्रेक नहीं होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, है ना। अब देखो, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस कंपाउंड बर्न्स इन ऑक्सीजन। अब देखो, पहली बात तो देखो, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। क्यों, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, वही वाली बात। कोवलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या दिखाते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। ये तो याद रखने वाली वही बात है। नेक्स्ट वाले का मैं दे देता हूँ आंसर। जब इसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, देखो जब इसको बर्न करते हैं तो कंबशन होता है। क्या होता है, कंबशन। तो लिखो, व्हेन दिस कंपाउंड burns in oxygen, combustion will occur। और कंबशन रिएक्शन आपने देखी है नेचुरल गैस वाली, CH4 + O2 क्या बनता था, CO2H2O वाली रिएक्शन आपने देखी है ना। वो एक एग्जांपल आप दे सकते हो इधर, यहाँ पर साइड में। यहाँ पर जगह नहीं बची है इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। ये यहाँ पर इतने से मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या बनेगा, CO2 + H2O। ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन इसमें 1 1.5 पेज आपको लग जाएगा। तो इसको आप बैक जाके फिर से चेक कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं वैसे, और आने के चांसेस भी रहते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा होगा मुझे भी 5 6 मिनट लगे, है ना, लेकिन मैं तो समझा रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा। अगर आप खुद से करोगे या मैं खुद से लिखता तो शायद मुझे इतना टाइम नहीं लगता, ये भी एक बात है। अब देखो, पहला, state two properties of carbon which lead to a very large number of carbon compounds। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बन कंपाउंड्स जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर का पहला ही पार्ट जो होता है ना, जब हम कोवलेंट कंपाउंड पढ़ने वाले थे, उससे पहले ही हम एक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आता है जिसमें हम नॉर्मली इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। वहां पे भी हम ये चीज देखते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते हैं, और कार्बन क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की क्षमता रखता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की क्षमता रखता है। अब ऐसा क्यों होता है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है, मिलियन कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन के पास ऐसा क्या है कि यही इतने सारे कंपाउंड बनाता है, बाकी सारे क्यों नहीं बनाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ही कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स है, कार्बन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो कार्बन में ऐसा क्या है, तो देखो सिंपल सी बात है, कार्बन के पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी होती है, और जो मेन 2 प्रॉपर्टीज है वो है टेट्रावेलेंसी एंड
कैटिनेशन, ये जो दो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से ये इतना ज्यादा आपको लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाते हुए दिखेगा। यानी टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन, ये दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये चीज देख पाते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन दोनों प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज कार्बन दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि क्यों वो इतने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पूछा था। और ये जो क्वेश्चन है शायद शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में आएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं लिखना। आप लिख सकते हो टेट्रावेलेंसी के बारे में मैंने लिखवा रखा है, वो पूरा पार्ट आप लिख सकते हो कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। यानी ये 4 कार्बन या तो ले सकता है या दे सकता है, लेकिन ये करता है क्या है, शेयरिंग करता है 4 कार्बन की, मतलब 4 बॉन्ड की, है ना। शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कैटिनेशन में आप बता सकते हो कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। तो ये वाली चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्योरी वाला पार्ट मैं पूरी थ्योरी आपको नहीं लिखवा रहा हूँ, एंड यू नो दैट क्यों नहीं करवा रहा हूँ। सेकंड पे आ जाते हैं, मेन मेरा फोकस सेकंड वाले पार्ट पे है। व्हाई डज मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन soap is added to water? Why are Michel not formed when soap is added to ethanol? अब देखो मिशेल फॉर्मेशन क्यों होता है सोप में, क्योंकि सोप क्या होता है, सोप क्या होता है जल्दी बताओ। सोप तो हमें सोडियम का सॉल्ट देखने को मिलता है ना, सोडियम और एसीटेट से मिलके बनता है। अब यहाँ पर एक जो मेरा क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी ये वाटर से रिएक्ट कर सकता है, और ये डुअल नेचर दिखाता है, यानी ये वाटर से रिएक्ट भी करेगा और नहीं भी। यानी कि क्या होने वाला है, आप कंफ्यूज होगा यार, वाटर से करेगा भी और नहीं भी करेगा, मतलब ऐसा क्या है इसमें, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है। तो देखो सिंपल सी बात है, वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट है। तो जब ये पोलर सोलवेंट के थ्रू हाइड्रोफिलिक हेड फेस दिखाएगा और स्फेरिकल शेप में रहेगा, इस टाइप से स्फेरिकल शेप में रहेगा, तो ये क्या दिखाएगा, ये एक स्फेरिकल शेप जो दिख रही है, इसी को हम मिशेल कहते हैं। ये सोप की प्रॉपर्टी होती है जो आपने सोपिफिकेशन में पढ़ा होगा। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसमें आप इस टाइप से लिख सकते हो, टॉप शोज डुअल नेचर टुवर्ड्स वाटर, डुअल नेचर टुवर्ड्स वाटर। अब ये डुअल नेचर क्या होता है, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ये तो पता है वाटर क्या है, हमारा पोलर सॉल्वेंट है, ये तो आपको मालूम है ना। एंड सोप शोज हाइड्रोफिलिक नेचर so that it shows हाइड्रोफिलिक टेल। हाइड्रोफिलिक टेल ये क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर जिसने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी ना, हाइड्रोफिलिक टेल बोल रहे, हेड भी बोल सकते हो आप, और भी इजी कर देता हूँ। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी ना पूरी वन शॉट की, उसको ये सब समझ आएगा, उसको ये सब समझ आने वाला है। जिसने नहीं देखी होगी उसके नया लगेगा, क्योंकि वहां मैंने सोप्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवाया है। और ये स्पेरिकल शेप का होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। इट शोस हाइड्रोफिलिक हेड टुवर्ड्स इट एज एज अ स्पेरिकल शेप। और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिशेल। बट
बट ये कहाँ नहीं दिखाएगा, बट डजेंट फॉर्म्ड व्हेन, या फिर ऐसे लिखो, बट दे आर नॉट, पूरी वही लैंग्वेज में करवा देता हूँ, दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू इथेनॉल, ब्रैकेट में लिख दो नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिख दो? नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो अपने आप समझ जाएगा एग्जामिनर कि बच्चे को पता है कि पोलर सॉल्वेंट क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है। तो पोलर सॉल्वेंट में जैसे ही मैं इसको डाल रहा हूं वैसे ही ये फॉर्म हो रहा है, लेकिन जब नॉन पोलर में डाल रहा हूं तब नहीं फॉर्म हो रहा। तो ये वाली चीज को आप समझ लो, ये वाली चीज समझ गए, बस हो गया। तो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो। और सोप में क्या होता है ना, कि सोप में ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इथेनॉल के अंदर वो सॉल्युबल भी होते हैं। तो अगर ये भी नहीं लिखना चाहते आप, इसको हटाओ। वैसे ये पोलर सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, इथेनॉल पोलर सॉल्वेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, जरूरी नहीं कि नॉन पोलर ही हो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इथेनॉल में ऐड नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये सॉल्युबल होते हैं। कौन? सोप के मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं किसमें? इथेनॉल में। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये वाला ज्यादा बेटर है कि सोप जो है वो सॉल्युबल हो जाता है इथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो इथेनॉल के अंदर सॉल्युबल होने की वजह से वहां पे मिशेल फॉर्मेशन हमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए? आप पोलर नॉन पोलर वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ। हाँ, वाटर के लिए आपने पोलर सॉल्वेंट वाला लगा दिया, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इथेनॉल क्या है कि वाटर में मिक्स हो जाता है, तो उसको भी हम पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है, देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, सेवेंथ वाला। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब देखो, इसमें दो पार्ट आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है ये और सेकंड है ये। अब पूछ क्या रहा है? नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देयर कंपाउंड्स और राइट द जनरल फॉर्मूला। को थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ, अब ठीक है। अरे 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 अरे, रुक जा। हाँ, सॉल्यूशन। अब इसको पढ़ो। ये देखो, इसको मैं जैसे ही देखा, मैंने जैसे इसको देखा, बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे? इसको कीटोन समझ लेंगे। इसको क्या समझ लेंगे? कीटोन। क्यों? क्योंकि सी डबल बॉन्ड हो, सीओ ग्रुप को वो कीटोन समझते हैं। अरे रुको जरा, सबर करो। वो तब होता था जब वो दोनों एल्किल ग्रुप के बीच में हो। अगर इसको मैं देखूं तो मुझे पूरे इसको देखना पड़ेगा, कार्बन से अटैच दोनों साइड में। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर बन रहा है ये सी एच ओ। क्या बन रहा है? अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखूंगा, CH3 CH2 और CHO। और इसको मैं लिखूंगा CH3 CHO। तो ये कौन से ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। जल्दी से चेक करो। और मैं आपको एक काम और दे रहा हूं, ये दोनों पार्ट सॉल्व करो, इतने जल्दी से सॉल्व करो। ये आपके ऊपर ही है, टास्क है आपको।
ठीक है ना, समझ आ रहा है? अरे ये क्या गिर गया, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, ये मैंने बता दिया आपको करके। अब एल्डिहाइड में क्या आता है, इसका नाम बताओ पहले क्या होगा। 1 2 3 प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगता था, अल। वैसे पूछा नहीं है, अगर मान लो सपोज करो पूछा होता तो हमें ये भी आना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, C1 C2 यानी ईथ, और लास्ट में क्या आ रहा है, अल। अल तो इथेनल। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। अब इसमें पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फर्स्ट वाले में पहले ही आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है। CHO यानी एल्डिहाइड, सिंपल सी बात है। और सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाले पार्ट में पूछा व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये चीज आपको याद नहीं करवाई गई है, और हो सकता है ये सेकंड वाला पार्ट आपसे पूछे भी ना, लेकिन अब पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, इसी से निकाल लो। इसको अगर मैं देखूं, इसका टोटल बन रहा है C3H6O। क्या बना, C3H6O। ठीक है, यहां पर देखो तो C2, और ये हो गया टोटल H4O। तो एक चीज मुझे समझ आ रही है, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों से ही कंपेयर करके चलूं, तो देखो C2H4O में CH2 ऐड किया, क्या बन गया, C3H6O बन गया। अब ऐसी अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, C4H8O बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, डायरेक्टली CnH2NO। चाहे तो रख के देख लो, इसमें 2 रखो तो बनेगा C2H4O, सही आ गया। इसमें 3 रखो तो C3H6O, ये भी सही आ गया। इससे मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब एक और तरीका बना सकते हैं, अगर मुझे CHO की ग्रुप में रखना हो, अगर मुझे CHO के ग्रुप में रखना हो तो भी हमें कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे लिखना होगा इस टाइप से, CnH2n+1 CHO। अब यहाँ पर 1 रखो तो क्या बना, C1H3CHO। तो CH3CHO ये क्या होता है, यही होता है CH3CHO। तो इससे भी आ रहा है। और इसमें ही अगर मैं दोबारा से यहाँ पर इसी में 3 रख दूं या 2 रख दूं, तो 2 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2, और ये हो गया H2 × 2 + 1 5 C2H5। अरे C2H5 और CHO, तो ये यही वाला पार्ट बन गया ना, CH3CH2CHO या फिर C2H5CHO। तो यहां से भी बन रहा है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है और ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो दो फॉर्मूले हैं इसके, या तो ये लिखो या फिर CnH2n+1 CHO ऐसे लिखो। यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन लिखना पड़ रहा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया है, तो दोनों से हमारा काम हो रहा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। और मैंने पहले ही बताया यूपीएससी नेम वाले स्ट्रक्चर बनाने वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आते हैं। अब देखो इसमें क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। ब्यूटेनोइक एसिड का देखो, ब्यूटेनोइक एसिड होता क्या है मेरा, ये मेरा होता है, इसमें 4 आएंगे ना, तो CH3 CH2 CH2 COOH, ये हो जाएगा मेरा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड का पता चल गया। अब नेक्स्ट आ रहा है मेरा ब्रोमोप्रोपेन। रुक जाओ, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर ब्रोमोप्रोपेन की बनाएंगे, पहले इसकी बना लेते हैं। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर मुझे बनानी है ना, तो देखो कैसे हो जाएगी। कार्बन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर देखो। अब ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। OH का एक ही होता है, OH को अगर हम मिलाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, है ना, OH को मिलाएंगे तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। सेकंड वाला मैं इस टाइप लिखता हूँ, इस तरफ। सेकंड वाला मेरे पास है ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन यानी प्रोपेन यानी 3 कार्बन होंगे, तो इसको लिखेंगे CH3CH2CH2Br। ये मेरा हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं,
इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से। ठीक है, ये मेरा हो गया ब्रोमोप्रोपेन। अब दोनों की स्ट्रक्चर आप देख लो, याद कर लो। इस टाइप की जितनी भी स्ट्रक्चर आएगी वो आपकी इंपॉर्टेंट होगी। वो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई है। आईयूपीएसी नेमिंग और स्ट्रक्चर्स तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया ही है। ठीक है ना, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो। Both soap and detergent are same type of salts. What is the difference between them? Describe in brief the cleansing action of soap. Why do soap not form lather in hard water? अब देखो ये वाला क्वेश्चन यार, मैं थियोरिटिकल क्वेश्चन क्यों करवाऊं, इसमें तो टाइम वेस्ट करने वाली बात हुई। सोप आपको पता है, डिटर्जेंट आपको पता है, इसमें डिफरेंशिएशन भी मैं करवा चुका हूं और मैं आपको स्लाइड भी दिखाता हूं, मैं लेकर आया हूं। जिसको नहीं पता वो ये वाली स्लाइड पढ़ लो, क्योंकि ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। बस उसमें जो लास्ट वाला जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है वो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले ये पढ़ो। तो सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है यार, है ना, सबको पता है ये वाली बात। नेक्स्ट देखो, डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोन सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखो डिटर्जेंट का बता दिया। इसमें देखो, सोप आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर एज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल सोम। ठीक है, यहाँ पर देखो जो हमारा सोप है वो वॉशिंग में यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड वाटर से क्या बना लेता है। हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है वैसे आपको पता है? हार्ड वाटर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आती है। कौन कौन सी? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। तो ये क्या करेगा ना सोप, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है और जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है या फिर इम्प्योर प्रेसिपिटेट बना लेता है। इसीलिए इसको हम वॉशिंग में यूज नहीं कर सकते। डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सोम विद हार्ड वाटर। और डिटर्जेंट क्या करता है? डिटर्जेंट कोई रिएक्ट नहीं करता, डिटर्जेंट कुछ नहीं बनाता उसके साथ। तो जनरली हम डिटर्जेंट को वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, सोप को नहीं। सोप को नहाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहीं डिटर्जेंट को हम नहाने के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर बहुत ही हानिकारक कुछ पदार्थ होते हैं जो हमारी स्किन पे बहुत ही खराब असर डाल सकते हैं। तो इसीलिए हम सोप को यूज करते हैं नहाने के लिए, डिटर्जेंट को कपड़े और बर्तन धोने के लिए। ठीक है ना, स्किन पे, क्योंकि वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं नहा के देखूं डिटर्जेंट से। अरे यार तू एक काम कर, पूरा का पूरा बाल्टी ले, उसके अंदर डिटर्जेंट डाल, उसको घोल और उसके अंदर उसी को अपने ऊपर डाल ले, सबसे बेस्ट है। मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या ही बोला जाए अब। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स। सोप जो है फैट और वेजिटेबल ऑयल से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, घर घर में सोप यूज होता है। और सोप क्या होता है? बेसिक होता है, उसके अंदर NaOH कोस्टिक सोडा होता है, पता है ना। अब देखो, डिटर्जेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम फैट और वेजिटेबल ऑयल्स। डिटर्जेंट नहीं होता, वो तो वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला भूल गए कि याद दिलाऊं? Na2CO3.10H2O पढ़ा था ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब पढ़ा है आपने। नेक्स्ट देखो, बायोडिग्रेडेबल। सोप्स हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ जो आपको पता रहनी चाहिए। आपको पता रहेगी, काम आसान हो जाएगा। किसका? मेरा नहीं, आपका। आपका होगा। ठीक है, अब देखो जो एक क्वेश्चन आया था, मैं बोल रहा था ना, ये वाला, डिस्क्राइब द ब्रीफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है, ये थ्योरी है बेसिकली। मेन जो बच्चे फंसेंगे वो यहाँ फंसेंगे। वाई डू सोप्स नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर, ये भी आपका 5 नंबर में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 3 चीजें पूछी है इसमें, 3 नहीं 4। देखो, सबसे पहले पूछा बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट। पहले तो ये वाली चीज बताओ क्या है। ये चीज बता दी हमने। ठीक है, वैसे तो नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही बताना था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, तो 2 नंबर का तो डिफरेंस मान लो। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप,
2 नंबर का ये मान लो और 1 नंबर का ये दे दिया होगा, वाई डू सोप नोट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर। देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोप के अंदर क्या होता है, सोप के अंदर होता है सोडियम सॉल्ट। सोप होता है क्या, सोडियम सॉल्ट होता है। तो हार्ड वाटर में वो क्या करेगा, इसको इस टाइप से लिखो, इन हार्ड वाटर सोप will react with the impurities of calcium and magnesium। ठीक है ना, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फेट ये वाला पढ़ा था ना। तो इट विल नॉट, या इट विल मेक इम्प्योर प्रेसिपिटेट। क्या बनाएगा, इम्प्योर प्रेसिपिटेट। So that's why soap will not form ठीक है। ये आप अपनी भाषा में भी बना के लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है। जिस दिन आप ये चीज समझ गए ना, ये सीख गए ना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बॉस, आपका आगे का काम अपने आप ही आसान हो जाएगा। और कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया होगा आपको, ये मैंने बता ही दिया था। सो चलो, आज का लेक्चर इसी के साथ एंड होता है। बहुत सारी चीजें हमने सीखी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमने देखी इस लेक्चर में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी ना आज के इस लेक्चर में, जो हमने अच्छा किया, वो हमने किया कि हमने इस लेक्चर में सारी की सारी चीजें कवर कर ली। हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और हाँ, हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर में। आईयूपीएससी के क्वेश्चन अच्छे से करने पड़ेंगे, करने ही पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं। और देखो, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइक दबाना है और कमेंट करके बता दो। वैसे मुझे पता है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा तो भी बताओ, है ना। वैसे तो देखो, कोई मेहनत कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। हम भी तो करते हैं, हम भी तो चाहते हैं ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कोई हमें अप्रिशिएट करे। तो वो ही चीज है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोस के लिए। आपको और भी ज्यादा बेहतर कंटेंट देने की हम हमेशा ही कोशिश करते हैं, आगे भी करेंगे। और कुछ गलती अगर हो जाती है तो आप उसको इग्नोर करें, ठीक है, या आप खुद से समझ लें, क्योंकि देखो, गलती किसी से भी हो सकती है, इंसान है हम। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर है तो भगवान हो गए। भगवान तो एक ही है, ठीक है, ऊपर वाला एक ही है, हम सिर्फ उसके भेजे गए इंसान हैं। तो वो चीज हमें ध्यान में रख के चलनी है। अब आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और सिर्फ एंजॉय नहीं किया होगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को जरूर मिला होगा। अब यही नॉलेज को आपको यूज करना है अपने एग्जाम के लिए। और मैं सभी के लिए कहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन जाओ पढ़ाई को लेके। पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट बनना है, बाकी किसी चीज को लेके नहीं। पढ़ाई को लेके जिस दिन आप स्ट्रिक्ट हो गए ना, आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 90+ का गेम अभी भी ऑन है, लेकिन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनती हैं, जो काम करना चाहते हैं।
उनके लिए नहीं जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ खाली बैठना चाहते हैं उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। गारंटी से कह रहा हूँ कुछ नहीं हो सकता उसका। तो ये बात आप ध्यान रखो, है ना। सो मिलते रहेंगे, ऐसे ही कारवां आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।